आज की क्लास में हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है। इससे पहले अब तक हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आज ये इस डिसऑर्डर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अब एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट रहा नहीं है। तो लास्ट टॉपिक आज आपका एंजाइटी डिसऑर्डर का जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यहाँ पर है, और इस वीडियो के साथ ही आपका एंजाइटी डिसऑर्डर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सामान्यीकृत चिंता विकृति, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम GAD के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्यीकृत चिंता विकृति एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रमुख प्रकार है, और DSM-5 में, DSM-5 का DSM-4 में और DSM-5 दोनों में ही इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब ये इसमें होता क्या है, तो इसमें जो रोगी होता है वो एंजाइटी से चिरकालिक, मतलब उसमें जो चिंता विकार होता है वो बड़े लंबे समय तक होता है, और उसका जो स्वरूप रहता है वो अवास्तविक रहता है, या वो अत्यधिक चिंता से ग्रसित रहता है। मतलब इसको थोड़ा सा समझें कि इसमें व्यक्ति किसी भी विचार से ग्रसित होता है, कोई ऐसा विचार जो वास्तव में उतना खतरनाक नहीं है जितना वो व्यक्ति समझ रहा है, लेकिन वो उस विचार से ग्रसित भी रहता है, और वो लंबे समय तक उस विचार से ग्रसित रहता है। मतलब 6 महीने, 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक वो उस विचार से ग्रसित रहता है। और इस तरह की जो चिंता होती है इसे हम परंपरागत रूप से स्वतंत्र प्रवाही चिंता या फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो जो भी व्यक्ति GAD से ग्रसित होता है वो हमेशा तनाव में रहेगा, हमेशा किसी न किसी बात से चिंतित रहता है, और उसके अंदर शांति नहीं रहती है, वो कभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं रहता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है, उसके लक्षण ऐसे हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन एंजाइटी डिसऑर्डर के जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप से ग्रसित है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो सामान्यीकृत चिंता विकृति से ग्रसित है। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है? यहाँ पर जो आपको सिम्टम्स बताए गए कि जैसे उसके अंदर हमेशा तनाव रहेगा, हमेशा वो चिंतित रहेगा, और हमेशा अशांत रहेगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? ये कम से कम पिछले 6 माह, लास्ट 6 मंथ उसके ऐसे बीते हों जिसमें मैक्सिमम टाइम में उसके साथ ये लक्षण दिखाई दिए हों, तनाव, चिंता और विकृत अशांति, मतलब वो अशांत रहा हो, शांत हो फिर अशांत हो जाए, शांत हो फिर अशांत हो जाए। ऐसी चीज़ें अगर कम से कम 6 महीने तक दिखाई देती हैं तो हम कहेंगे कि वो पर्सन GAD का रोगी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का वो रोगी है। तो समझ में आया? एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझें तो सामान्यीकृत चिंता विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति चिरकालिक तक, मतलब लंबे समय तक तनाव, चिंता या अशांति से ग्रसित रहता है, या उसी की दुनिया में रहता है, उसी में खोया रहता है, और ये ड्यूरेशन कम से कम 6 महीने होना चाहिए। अब इसके कुछ लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो इसके लक्षण देखें तो यहाँ पर सामवेगिक लक्षणों की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति बेचैन होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, वो जरूरत से ज़्यादा अधिक सतर्क होते हैं। इसके साथ साथ कई बार वो हैरान परेशान से दिखाई देते हैं, और आने वाले जो खतरे हैं, मतलब ऐसा खतरा जो अभी वास्तव में आया नहीं है और आने की संभावना भी नहीं है, फिर भी उसके बारे में लगातार बार बार सोच सोच के खुद अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे और तनावग्रस्त बने रहेंगे। तो सामवेगिक रूप से उनके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन से सिम्टम्स? कि वो बेचैन रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, हैरान रहेंगे, और लगातार भविष्य में आने वाले खतरों के बारे में सोच कर परेशान रहेंगे। जैसे कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं वो मर ना जाए, कहीं उनका नियंत्रण अपने आप से ना खो जाए, ऐसी चीज़ों के बारे में लगातार वो
सोचते रहते हैं। अगर हम कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करें, संज्ञानात्मक लक्षणों की बात करें, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होने की उम्मीद करते रहते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या बुरा होगा, क्या बुरा होने वाला है, आप उसके बारे में कुछ बताएं कि आपके साथ क्या हो सकता है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं या एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहते हैं कि उनके साथ क्या बुरा होगा या क्या हो सकता है, उसके बारे में वो बता नहीं पाते हैं। वहीं पे अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, दैहिक लक्षणों की बात करें, तो फिजिकल सिम्टम्स कैसे होते हैं? ऐसे पर्सन ये जब परेशान होते हैं, आपातकालीन दैहिक प्रक्रिया इनकी कैसी होती हैं कि जब इन्हें टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो पसीना आ जाता है, इनकी हृदय गति काफ़ी तीव्र हो जाती है, इनके पेट में गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी, पेट में मरोड़ होगा, दर्द होगा, और इनका जो सर रहेगा मतलब एकदम उड़ा उड़ा सा अनुभव करेंगे, एकदम कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कई बार इनके हाथ पांव एकदम ठंडे हो जाते हैं। तो ये सांवेगिक, संज्ञानात्मक और दैहिक लक्षण होते हैं जो कि जीएडी के रोगी के अंदर दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कारणों के बारे में कि या इसके हेतुकी के बारे में, इसकी हेतुकी क्या है। तो यहां पर देखें तो जीएडी के 4 कॉजेज बताए गए हैं, 4 फैक्टर बताए गए हैं जिनके वजह से किसी भी पर्सन में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर उत्पन्न होता है या उत्पन्न हो सकता है। जिसमें पहला है आपका जैविक कारक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक कारक या साइकोलॉजिकल या साइकोएनालिटिक फैक्टर। यहाँ पर एक्चुअली मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक नहीं, मनोविश्लेषणात्मक। तीसरा अधिगम से संबंधित, और लास्ट है आपका संज्ञानात्मक व्यवहारपरक कारक, कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जैविक कारकों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे जैविक कारक हैं। तो जैविक कारकों से रिलेटेड जो रिसर्चेज हुए उसमें स्लेटर और सिल्ड ने एकांकी जुड़वा बच्चों के 70 युग्मों पर, मतलब एकांकी जुड़वा बच्चे यानी जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जैसे अगर जुड़वा बच्चे तो हैं लेकिन उन जुड़वा बच्चों में भी या तो वो लड़के लड़के हैं या वो लड़कियां लड़कियां हैं, ऐसे बच्चों पर, ऐसे 70 जोड़े पर, और इसके साथ साथ भ्रांतीय जुड़वा बच्चे फ्रेटर्नल ट्विंस के 28 जोड़े, मतलब इसमें एक लड़का एक लड़की होते हैं, जुड़वा हैं बट एक लड़का होगा, या अगर एक लड़की है तो उसे हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, और अगर जुड़वा बच्चों में दोनों लड़के या दोनों लड़की हैं तो उसे हम आइडेंटिकल ट्विंस या एकांडी जुड़वा कहते हैं। तो जब इस पे इन्होंने रिसर्च किया तो इस रिसर्च में पता चला कि 49% एकांडी जुड़वा यानी जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें सामान्यीकृत दुश्चिंता विकृति थी, यानी अगर एक में है तो दूसरे में भी सामान्यीकृत दुश्चिंता विकृति देखी गई। किसमें? आइडेंटिकल ट्विंस में। जो आइडेंटिकल ट्विंस हुए, जैसे अगर लड़का है, एक लड़का है तो दूसरा भी, और दूसरा भी लड़का है, या एक लड़की है दूसरी भी लड़की है, तो ऐसे बच्चों में 49% बच्चों में ऐसा देखा गया कि अगर एक के साथ जीएडी की प्रॉब्लम है तो दूसरे में भी जीएडी की प्रॉब्लम देखी गई। लेकिन जब बात आई फ्रेटर्नल ट्विंस की, जैसे एक जुड़वा में एक लड़का है दूसरा लड़की है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर जो सामान्य के दुश्चिंता विकृति थी वो सिर्फ 4% देखी गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता का भी असर पड़ता है जीएडी के उत्पन्न होने में, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के उत्पन्न होने में। दूसरा हम बात करें मनोविश्लेषिक कारकों की, साइकोलैटिक फैक्टर्स की, तो इसमें फ्रायड ने बताया कि जब हमारा ईगो सुपर ईगो होते हैं, तो जब हमारा ईगो की जो इच्छा होती है और ईड की जो इच्छा होती है उसमें जब अनकॉन्शियस रूप से कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जैसे ईड कुछ चाह रहा है, ईगो कुछ कह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो संघर्ष की स्थिति में कई बार
पर्सन में उस संघर्ष से बचने के लिए उस जो अचेतन मन है उसकी वजह से कई बार उसमें जीएडी की समस्याएं देखी जाती हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है संघर्ष की स्थिति में। नेक्स्ट आपका है व्यवहार परक या अधिगम से संबंधित, जो कि यहाँ पर छूट गया है, उसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट था आपका अधिगम से संबंधित। तो अधिगम से संबंधित जो कारक होते हैं उसमें ये खासकर वहाँ पर बेंडूरा की थ्योरी आती है। बेंडूरा जिन्होंने मॉडलिंग की थ्योरी दी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी, तो उनका मानना ये था कि कई बार पर्सन दूसरे व्यक्तियों को वो व्यवहार करते देखता है तो वो व्यवहार वो खुद सीख लेता है। जैसे अगर कोई पर्सन है वो एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित है और उसमें फिर जीएडी के लक्षण दिख रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन भी कई बार ऐसी चीज़ों को देखकर उन चीज़ों को वो अडॉप्ट कर लेता है, सीख लेता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, तो छोटे बच्चे कई बार बड़े लोगों के व्यवहार को देखकर वैसे ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हम ऐसे व्यवहार दूसरों से देखकर भी सीख जाते हैं। तो ये आपका जो लर्निंग से रिलेटेड कारण था उसमें है। बात करें चौथे कारक की, यहाँ पर ये 4 होना चाहिए। चौथा कारक कौन सा है? संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक कारक, कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर में बताया गया कि व्यक्ति कई बार नियंत्रण, इसमें प्रमुख कारक क्या है? नियंत्रण, निसहायता, कंट्रोल और हेल्पलेसनेस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और बताया गया है कि कई बार जो रोगी होता है वो जब एंजाइटी वाली या स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को, जैसे कोई ऐसी घटना घट गई जिसके वजह से उसके अंदर भय उत्पन्न हुआ, तो उस घटना को वो बहुत ही अधिक मान लेता है और वो सोचता है कि इस घटना पे तो मैं नियंत्रण कर ही नहीं पाऊंगा, ये घटना मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई है। और ऐसी कंडीशन में वो एकदम हेल्पलेस फील करता है और फिर वो लगातार उसके अंदर वो चिंता बनी ही रहती है, मतलब वो एंजाइटी बनी ही रहती है। उसको लगता है कि अब तो मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। जैसे इसका सेलिगमैन का अगर आप एग्जाम्पल देखें, जो सेलिगमैन ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसी में इन्होंने हेल्पलेसनेस की थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या किया था कि कुत्ते को पकड़ के उसको एक चैम्बर में बांध दिया और उस चैम्बर में नीचे जो उसकी फर्श थी, फर्श पर करंट फ्लो किया गया। कुत्ता पहले बहुत कूदता है, छटकता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है, करंट से बचने की कोशिश करता है, बट वो बंधा हुआ रहता है तो वो निकल नहीं पाता। लास्ट टाइम तक जब उसको लग जाता है कि अब तो मैं इससे बाहर जा ही नहीं सकता, देन वो सरेंडर कर देता है। वो सोचता है कि मतलब अब मुझे इसी सिचुएशन में रहना है। यानी उसने हेल्पलेस वाला जो बिहेवियर था उसे सीख लिया, या कह सकते हैं वो हेल्पलेस हो गया, निसहाय वाली कंडीशन में चला गया। तो ऐसी ही सिचुएशन पर्सन के साथ होती है कि पर्सन के आसपास में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वो सोचता है कि अब इससे तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। तो जैसे वहाँ पर कुत्ता वो बंधा रहता है और बंधे बंधे हुए वो मतलब आवाज़ निकालता रहता है, पू पू की आवाज़ निकालता रहता है, या जो भी कुत्ते आवाज़ निकालते हैं वो दुखी वाली आवाज़ वो निकालता रहता है। तो और चुपचाप बैठा रहता है और वो आवाज़ भी निकालता रहता है। तो कई बार पर्सन भी ऐसे एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में रहते हैं, वो तनाव महसूस करते रहते हैं या एंग्जाइटी चिंता वाली सिचुएशन में वो सोचते रहते हैं और उसी सिचुएशन में वो पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकता। तो कई बार ये रीज़न भी होते हैं कि पर्सन में फिर वो आगे चल के वो जीएडी उत्पन्न हो जाता है और वो लंबे समय के लिए उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके कारक क्या हैं, किस वजह से वो पर्सन के अंदर उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि पहले एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट था, बट इस बार हम उसे DSM-5 में एक नए तरीके से अलग डिसऑर्डर के रूप में पढ़ेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं।
इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।